हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर आईआईएफसीएल का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप टर्म लोन और इक्विपमेंट लीजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड एज यू नो यहाँ पर आपके पास में दिस इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू आईआईएफसीएल का जो कोर ऑपरेशंस होते हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसको अच्छे से स्टार्ट कर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीजिंग, तो लीजिंग कैसे समझोगे? लीजिंग समझने के लिए बहुत सिंपल सा सोचो कि ये आप हो और ये आपके जो भी आपने जिस भी रूम में अगर आप रेंटेड उसमें हाउस में रहते हो या रेंटेड फ्लैट में रहते हो, तो ऐसा समझो कि आपके ओनर है उस फ्लैट के। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पर मान लो आपने 11 मंथ्स का एक रेंट एग्रीमेंट साइन किया। आपने क्या किया है? एक 11 मंथ्स का रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जहां पर आपके ओनर को आपने बोला है कि महीने की हर एक तारीख को मैं आपको रेंट पे करूंगा। और ओनर ने बोला है ठीक है, अगर तुम रेंट टाइम पर पे करते रहोगे तो मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, बस ख्याल रखना इन सारे रूल्स का। इन्होंने कुछ यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट में XYZ रूल्स आपको लिख कर दे दिए। ठीक है, अब ऐसे में आप क्या देख रहे हो? आप देखोगे कि यहाँ पर आपको 11 महीने तक इस पूरी की पूरी फ्लैट को यूज करने में कोई भी खास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब मान लो यहाँ पर ऐसा होता है कि ये जो फ्लैट है इसमें छोटा मोटा कोई इशू आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका लीकेज का इशू आ गया, वाटर लीकेज का इशू आ गया। तो अब इस रेंट एग्रीमेंट में यहाँ पर एक चीज मेंशन होगी। क्या मेंशन होगी? कि ऑपरेशंस जो हैं, ठीक है, वो तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन मेंटेनेंस, रिपेयर्स और यहाँ पर इंश्योरेंस कौन करवाएगा? तो अगर वो ओनर करवाते हैं तो लीकेज का जो इशू है वो इनको सही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे। तो इसी तरीके से हमारी क्या होती है? एक लीज एग्रीमेंट होती है। ठीक है, अब लीज एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक होता है लेजर और एक होता है लेजी। लेजर मतलब यहाँ पर ओनर, लेजी मतलब जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को या फिर इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रेंट पर यूज कर रहे हैं। अब लीज एग्रीमेंट किससे रिलेटेड बनती है? आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड बनती है। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं? इस एग्रीमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली सारे टर्म्स लिखे होते हैं यूज करने के लिए, कब यहाँ पर हम जो लीज पेमेंट्स है वो करेंगे, और ये एक फाइनेंस लीज है या फिर एक ऑपरेटिंग लीज है। तो सारी की सारी स्पेसिफिकेशन, मान लो यहाँ पर कोई मशीन है तो मशीन के बारे में सारी डिटेल्स, सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड होंगी, और किस तरीके से यहाँ पर इस लीज पर जो अमाउंट बढ़ना है हर साल के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें होंगी। तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे समझ में? तो ये क्या होता है? लीज आपका बेसिकली यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मेथड है जिसको हम एक फिक्स्ड एसेट एक्वायर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर कोई जमीन खरीदनी है, आप रेंटेड हाउस में क्यों रहते हो? क्योंकि आप यहाँ पर अपने लिए जो आपको अफोर्डेबल नहीं लग रहा घर खरीदना, या फिर आप उसे थोड़े टाइम बाद खरीदना चाहते हो, रेदर फिर आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हो, फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरी जगह रहने चले जाओगे। तो ऐसे में आप क्या करते रहोगे? बार बार तो घर खरीदोगे नहीं, आप क्या कर रहे हैं? रेंट पर ले रहे हो अपने यूज के हिसाब से। तो एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मेथड में भी हम यहाँ पर एक फिक्स्ड एसेट को एक्वायर कर लेते हैं। तो जब हमारे पास इनफ या फिर इनसफिशिएंट क्या है? कैपिटल है, और ओनरशिप जो है वो हमें लगता है कि फाइनेंशियली ऑप्टिमल नहीं होगी, तो हमारी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाती हैं, और जो हमारा एसेट यूसेज है उसे हम प्रिजर्व कर लेते हैं। लीज का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि यहाँ पर अलाउ करेगा किसी एक पार्टी को कि आप दूसरी पार्टी का जो भी आइटम है, सामान है मतलब, उसको आप एक पीरियड के लिए यूज कर सकते हो, और इसके बदले आपको लीज रेंटल्स यानी कि पैसा देना पड़ेगा। तो लेजर कौन होते हैं? ओनर होते हैं एसेट के। लेजी क्या होते हैं? यूजर होते हैं। और लीज क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर हम यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। फीचर्स क्या है लीज के? तो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है,
यहाँ पर एसेट यूज जो है हमारे लेजी के लिए और पेमेंट्स जो है लेजर के लिए वो हमें गारंटी कर रहा है। लेजर जो ओनर है उनको रेगुलरली पेमेंट्स मिलती रहेंगी और लेजी को जो सामान चाहिए था, जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स या फिर प्रॉपर्टी चाहिए थी यूज करने के लिए, वो मिल जाती है। ये रेजिडेंशियल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, और कमर्शियल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कोई मशीन हमें खरीदनी है या फिर कोई हमें जमीन जो है वो लीज पर लेनी है, ठीक है, मशीन भी लीज पर लेनी है। और अगर हम इस लीज एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे हमारे ओनर होते हैं, बोलते हैं फिर हम आपको सिक्योरिटी अमाउंट वापस नहीं करेंगे। ऐसे ही अर्ली अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इस एग्रीमेंट को, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब हमारे पास अलग अलग तरह की लीजेस होती हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अंडर लीजेस कवर्ड होती हैं। तो इसमें आती है आपकी फाइनेंस लीज, जिसे हम कैपिटल लीज भी बोलते हैं, जिसमें हम सब्सटेंशियली सभी रिस्क और रिवॉर्ड हमारे लेजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब एक फाइनेंस लीज ना यूजुअली क्या होता है, जितना भी लाइफ टाइम है एक मशीन का या फिक्स्ड एसेट का, वो उतने टाइम के लिए होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ टाइम यूजुअली 100 इयर्स मानी जाती है, तो हमारी फाइनेंस लीज में बोलेंगे कि 100 साल के लिए हमारा जो लेजी है उसने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लीज पर ले लिया और 100 साल के लिए लेजर को पेमेंट्स मिलती रहेंगी। अलोंग विद दिस यहाँ पर क्या होगा, समय के साथ साथ इसमें लीज कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज भी होगा जो ये बोलेगा कि जो लेजी है उसे धीरे धीरे लेजर से ओनरशिप इस बिल्डिंग की ट्रांसफर होती रहेगी। क्या हो रही है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, धीरे धीरे लेजी जो है वो यहाँ पर ओनर बनता चला जाएगा। तो ये हमारा किस में होता है, फाइनेंस लीज में होता है, जिसमें सभी रिस्क मेंटेनेंस करानी है आपको करानी है, यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना है आपको करवाना है, ठीक है, कुछ खराब हो जाएगा आपको रिपेयर कराना है, लेकिन फिर इससे एसोसिएटेड जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, अब आप इस बिल्डिंग को अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसे यूज करना चाहते हो वैसे करो, बस आप इसे किसी और को लीज पर नहीं दे सकते हो अनलेस ये चीज स्पेसिफाइड है, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, जहां पर आप रिस्क जो हैं और रिवॉर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये एक तरीके से आपकी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। जैसे प्लेन्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको हमने 5 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है और यहाँ पर सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स हमने ट्रांसफर नहीं किए। तो यहाँ पर हमने हो सकता है कि बोला मेंटेनेंस और रिपेयर तो जो भी एयरक्राफ्ट ओन करने वाली कंपनी है वही करेगी। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन कमर्शियल प्रैक्टिस। तो बेस्ड ऑन कमर्शियल प्रैक्टिस किस किस तरह की लीज हो सकती हैं, सबसे पहले आती है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज समझने के लिए इसको ऐसे समझना, लेवरेजिंग क्या होती है कि हमने लोन लिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओनर बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाकर बोलेगा मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो, बैंक इन्हें 10 लाख रुपए का लोन देगा और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए की इन्होंने कोई प्रॉपर्टी ले ली और ओनर जो है यहाँ पर, अब इन्होंने एक लीज एग्रीमेंट साइन की, किसके साथ में, किसी लेजी के साथ में, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए के साथ में इन्होंने इसको साइन किया, तो ओनर कौन बन गए, लेजर बन गए, मिस्टर ए बन गए लेजी। और यहाँ पर क्या लीज पर दिया गया है, इस प्रॉपर्टी को दिया गया है जो 1 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदी थी, ठीक है। अब यहाँ पर मिस्टर ए जो भी पैसा लीज के टर्म्स में देंगे वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैंक के पास में। तो ये जो अमाउंट देंगे वो आपका इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए वो सीधे बैंक के पास जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक ये जो 1 करोड़ रुपए का लोन यहाँ पर ओनर ने लिया है वो आपका पूरा ईएमआई के बेसिस पर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अब ओनर ईएमआई नहीं पे कर रहे, क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है वो इन्होंने रेंट पर दे दी मिस्टर ए को, और मिस्टर ए से बोला कि मुझे ये पैसा देने की जगह मेरे जो बैंक की ईएमआई है उसे आप रिटर्न कर देना। आगे समझ में। तो लेजर क्या कर रहा है, लेजर कौन है, ओनर है, बोरो करेगा ताकि एसेट को खरीदे,
और यहाँ पर लेजर, लेजी और लेंडर आपके आ जाते हैं। लेंडर यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में बैंक लिया था। डोमेस्टिक लीज है कि इंडिया में यहाँ पर कोई मशीन थी और किसी इंडियन कंपनी ने ही, ठीक है, किसी इंडियन को या फिर दूसरी इंडियन कंपनी को इसको लीज पर दे दिया। इंटरनेशनल में है, मान लो जर्मनी से हमने कोई बड़ी मशीन मंगवाई है ना, कैपिटल एसेट्स यूजुअली जर्मनी या इस तरह की कंट्रीज से आते हैं, तो जर्मनी से हमने एक यहाँ पर लीज एग्रीमेंट साइन की और उस लीज एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया में हम इस मशीन को लेकर आकर यूज कर रहे हैं। तो कोई एक पार्टी आपकी क्या कर रही है, फॉरेन पार्टी है, बाहर से बिलोंग करती है। कैंसिलेबल लीज, तो यहाँ पर इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। कौन टर्मिनेट करेगा, लेजी टर्मिनेट कर देंगे अगर कुछ कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मशीन जो है हमने डिसाइड किया कि 100 यूनिट्स जब तक प्रोड्यूस करेगी तो ठीक है, अगर ये 75 यूनिट्स पर आ जाती है तो हम इस लीज को नहीं मानेंगे, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमें लग रहा था ये थोड़ी पुरानी है लेकिन लेजर कह रहा था नहीं ये अच्छी मशीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो हमने क्लॉज ऐड करवा लिया। तो ये क्या है, कैंसिलेबल, कि भाई हम इसे अगर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। फिर आती है नॉन कैंसिलेबल, यहाँ पर एकदम ही स्पेसिफिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाएंगी कि अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, कैंसिल हो गया कि भाई यहाँ पर, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इस लीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैंने आपको रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस इससे रिलेटेड बात बताई थी, है ना। तो अगर यहाँ पर लेजर जो है, ठीक है, वो ऑपरेट कर रहा है इक्विपमेंट को, यानी कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी मेंटेनेंस है उसको यहाँ पर करा रहे हैं, तो क्या होगा, इनका पसीना छूट जाएगा। लेजर का पसीना जब छूट रहा है तो कहलाएगा वेट लीज, और जब लेजी का यहाँ पर पॉकेट में से सारा पैसा, एक तो लीज के जो पैसे थे लीज रेंटल्स वो देने पड़ रहे हैं, दूसरा ऑपरेशन और मेंटेनेंस करवाना पड़ रहा है, तो जब इनकी पॉकेट खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, तो ये कहलाएगा ड्राई लीज। तो मतलब जो यहाँ पर हमारी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस देखेंगे उसके हिसाब से है, लेजर देखेगा तो वेट और लेजी देखेगा तो ड्राई लीज हो जाएगी। फिर एक आता है सेल एंड लीज बैक, इसे कैसे समझोगे, मान लो यहाँ पर मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास में अभी करेंटली एक बिजनेस आइडिया है और उस बिजनेस आइडिया में इनको कैपिटल चाहिए। कैपिटल इनको कितनी चाहिए, 50 लाख रुपए की। इनके अंकल के पास में एक जमीन थी जो उन्होंने मिस्टर ए को दे दी और मिस्टर ए से बोला आप इसे यूज कर लो या फिर इसे बेचो, आपकी मर्जी है। अब ये जो यहाँ पर जमीन है, ठीक है, वो कितने रुपीस की है, वो यहाँ पर अगेन 50 लाख रुपए की है, लेकिन मिस्टर ए को कैपिटल और लैंड की दोनों की जरूरत थी। तो मिस्टर ए क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, यहाँ पर ये जो जमीन थी इस जमीन को पहले तो सेल कर देंगे, बेचा, बेचकर आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो 50 लाख रुपए मिस्टर ए को मिल गए। अब मिस्टर ए ने ये जो जमीन बेची है ये अपने किसी फ्रेंड को बेची है, जैसे मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स से बोलते हैं कि अब इसे वापस मुझे लीज पर दे दो। आया समझ। तो मान लो मेरे पास इनफ पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक जमीन है, तो जमीन को मैंने बेचा, बेचने से लिक्विड हो गया मेरा एसेट, है ना, एसेट को मैंने लिक्विड कन्वर्ट कर लिया, कैश में कन्वर्ट कर लिया। अब इस कैपिटल को मैं यूज कर सकती हूँ अपने बाकी बिजनेस एक्सपेंशन या फिर नया बिजनेस के लिए। और यहाँ पर मेरे पास में जो लैंड थी, जो यहाँ पर इक्विपमेंट था या जो फिक्स्ड एसेट था, वो क्या हुआ, वो मैंने वापस लीज पर ले लिया। पहले मैं ओनर थी, अब मैं लेजी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एसेट को पहले आपने बेचा और फिर लीज बैक कर लिया बाय द सेलर, तो सेलर हमारा दोस्त है, उसने हमें लीज पर इसे वापस दे दिया। तो फाइनेंस लीज क्या होती है, जहां पर ओनरशिप हम ट्रांसफर कर सकते हैं लेजी को एंड में। अब यहाँ पर हमारे पास में इंटेंशन दिखाता है ये विदाउट अपफ्रंट कैपिटल, कि हमें एक्स्ट्रा अपफ्रंट कैपिटल कुछ नहीं देनी पड़ेगी, रेदर यहाँ पर ओवर द टाइम पीरियड जो ट्रांसफर है ओनरशिप का वो होता चला जाएगा। तो इसे हम अपना ऑन बैलेंस शीट आइटम लेकर चलते हैं। तो हमें क्लासिफाई करनी है फाइनेंस लीज व्हेन ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी लीज टर्म के बाद में। लेजी या तो इसे परचेस कर सकते हैं एसेट को मार्केट प्राइस से कम,
क्यों? क्योंकि वो इतने साल से इसका रेंट पे कर रहे थे। लीज टर्म्स जो है, और ये कब यूज करेंगे? जब यहाँ पर इसकी टर्म खत्म हो जाएगी, और यूजुअली टर्म कैसी होती है? यूजफुल लाइफ तक होती है, इसीलिए इसको मार्केट प्राइस से कम मिलेंगे ये। लीज टर्म्स में आपका मोस्ट ऑफ एसेट लाइफ कवर होती है। प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे लीज पेमेंट्स की, वो फेयर वैल्यू रहेगी। एसेट कैसा होगा आपका? तो एसेट यहाँ पर हाईली स्पेशलाइज्ड होगा फॉर लेजी। लेजी बेयर करेंगे लेजर्स कलेक्शन लॉसेस। लेजी कंटिन्यू करेंगे लीज एट अ लोअर देन मार्केट रेंट। तो हमारा जो एसेट है वो लेजी के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बना होगा। और जो लेजी हैं वो यहाँ पर जो भी लेजर के कलेक्शन लॉस कैंसिलेशन लॉसेस हैं, कि अगर लेजर ने इसे कैंसिल किया तो लेजी बेयर कर रहे हैं लॉसेस को। और लेजी जो है वो लीज को कब कब तक कंपेयर चलेंगे? जब तक मार्केट रेट से ये आपका रेंट से कम रहेगा। तो मार्केट में मान लो आपने घर का किराया 1000 रुपए दे रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लीज आपके लिए कितने की रहेगी? केवल 850 रुपीज की रहेगी। ऑपरेटिंग लीज कौन सी है? जिसमें कि हम सब्सटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ऑफ बैलेंस शीट जो है हमारे लेजी की अंडर ओल्डर रूल्स चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बेसिकली पुराने रूल्स के हिसाब से जाएंगे, लेकिन इंडिया 116 ने से चेंज कर दिया है। अब ये शॉर्ट टर्म या फिर नॉन स्पेशलाइज्ड एसेट यूज में यूज होती है। लीज टर्म हमारी यूजुअली जो इकोनॉमिक लाइफ है, जो यूजफुल लाइफ है, उससे थोड़ी कम रहेगी। लेजी यहाँ पर कोई भी ज्यादा हैवी पेनल्टीज नहीं लगाते हैं और इसे कैंसिल कर सकते हैं। रैशनली क्या होता है लीजिंग का? तो सबसे पहले तो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी बच जाती है। अब हम इसे एक रेंट की तरह ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ना तो हमें कोई लोन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लीज जो है, अब ऑपरेटिंग लीज हमारी लाइबिलिटीज की तरह नहीं दिखाई जाती है, नॉट ऑलवेज शोन एज डेट। इसको हमें जरूरी नहीं हम डेट की तरह दिखाएं। 100% फाइनेंसिंग कर सकते हैं, कोई भी मार्जिन मनी की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमें लोन्स में करना होता है। कन्वीनियंस होता है, हम इसे इजीली यूज कर सकते हैं और ज्यादा जल्दी हमें इसकी यहाँ पर ओनरशिप भी मिल जाती है, यूज करने जितनी हमें राइट्स मिल जाती है। ऑब्सोलीट जो है वो अवॉइड हो जाता है। मान लो यहाँ पर मशीन जो है, मशीन की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, तो ऑफकोर्स ये लीज है, तो हम यहाँ पर कोई खास पेनल्टी पे नहीं करेंगे और दूसरी मशीन यूज कर सकते हैं। टैक्स एडवांटेज की बात करें तो जो लीज होती है वो अब आपकी एक्सपेंस की तरह जा रही है। लीज रेंटल्स जो हमने पे करे हैं वो हमारे एक्सपेंस की तरह गए, और जब भी हम ईबीआईटी निकालते हैं तो हम अपने एक्सपेंसेस को तो पहले ही माइनस कर लेते हैं, सेल्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस हमारे फुल्ली डिडक्टिबल होते हैं। अच्छा, एक चीज है कि जो लेजी है उनको कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डेप्रिसिएशन भी हमने देखा था कि यहाँ पर एक कैश डिडक्टिबल होते हैं, बेसिकली टैक्स डिडक्टिबल, लेकिन वो बेनिफिट हमें नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से ना हमारा एसेट है और ना हमारी लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो जो लीज टर्म्स हैं वो हमारे कैश फ्लो रिवेन्यू साइकिल के साथ में हम अलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक साल में हमें बोला गया कि आपको 1 लाख रुपीज ही इसका रेंटल पे करना है। अब मेरे पास में यहाँ जो बिजनेस है वो सीजनल है, तो मैं जिस सीजन में मेरा ऑन सीजन रहेगा, जहाँ ज्यादा डिमांड रहेगी वहां ज्यादा रेंट पे कर दूंगी, और जहां पर कम होगी वहां कम कर लूंगी और एवरेज मेंटेन कर लूंगी, राइट। फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो लेस कॉन्वेनेंट्स होते हैं कंपेयर टू बैंक टर्म लोन फाइनेंसिंग। अब बैंक टर्म लोन अगर हम लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, हमारी रेटिंग्स पर इम्पैक्ट आता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लीज एग्रीमेंट हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो एक लीज एग्रीमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे लेजर और लेजी के बीच में, जिसमें टर्म्स और स्ट्रक्चर हमारे लीज की आउटलाइन की जाती हैं। तो जितने भी हमारे फ्यूचर एक्शंस हमारे इस एसेट से रिलेटेड हैं वो हम देखते हैं, और ये एसेंशियल हो जाता है कि हम यहाँ पोटेंशियल फ्यूचर सिनेरियोस को कवर करें। तो जो कंटेंट है वो हमारा अलग अलग होगा कि भाई हमारा एसेट कैसा है, उसके हिसाब से हम टर्म्स एंड कंडीशन बनाएंगे और लीज के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे अब जो हमारी दोनों पार्टीज हैं, लेजर द ओनर और लेजी यहाँ पर जो कि इसको यूज करेंगे द यूजर,
तो ये हमारे दोनों की यहाँ पर डिटेल्स रखेगा, जैसे केवाईसी होती है ना, तो नेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी रहेगी। और अगर लेवरेज लीज है या फिर ट्राईपार्टाइट लीज है, मतलब 3 पार्टीज है, उससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो उन थर्ड पार्टी की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंक्लूड करनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट, अब यहाँ पर अगर हमने लेजी को बताया इन्हीं की कौन से बैंक से लोन लिया है, तो वो पैसा किसको देगा, है ना। एसेट का डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे मैंने बताया था मशीन की पूरी स्पेसिफिकेशन दी जाती है, तो एसेट का यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स दी जाएगी। इवन ये भी बताया जाएगा कि मैन्युफैक्चरर वारंटी स्कोप कहाँ तक है और कितनी वैलिडिटी है। इक्विपमेंट की डिलीवरी यहाँ पर इंस्टॉलेशन से ऊपर, अब मान लो कोई बहुत बड़ी मशीन है, तो यहाँ पर उसे डिलीवर कौन करेगा, इंस्टॉलेशन कौन कराएगा, वो सारे चार्जेस कौन पे करेगा, तो वो भी हमारे बिगनिंग और एंड जब हम यूज करना शुरू करेंगे तो ओनर के यहाँ से लेजी के पास में पहुंचेगी मशीन और इंस्टॉल होगी, और जब हम वापस करेंगे लीज एंड होगी तो ओनर के पास पहुंचेगी। तो दोनों में यहाँ पर किस तरीके से डिलीवरी और इंस्टॉलेशन होना है, कौन कॉस्ट बेयर करेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी पीरियड, इफेक्टिव डेट और रिन्यूअल, की भाई लीज को कब कब रिन्यू कराना है, कब से ये लीज स्टार्ट हो रही है, और प्राइमरी पीरियड की कितने ड्यूरेशन के लिए ये लीज चलेगी, वो सारी बातें रहेंगी। जैसे मैंने 11 मंथ्स हमारी रेंटल एग्रीमेंट का एक एग्जांपल दिया था। फिर हम जैसे रेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये टर्म बोला था, तो वो भी बताया जाएगा। लीज रेंटल्स कितने रहेंगे और पेमेंट टर्म्स रहेंगे, जैसे मैंने बोला था ना, एक को हम रेंट पे कर देंगे, तो लीज टर्म्स में कि भाई कब पे करना है, फ्रीक्वेंसी, क्वार्टरली, एनुअली, सेमी एनुअली, वो भी चीजें डिसाइड की जाएंगी। एस्केलेशन क्लॉज, मान लो यहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाती है या फिर हम जो लीज रेंट्स पे कर रहे हैं अब वो इन्फ्लेशन एक साथ बहुत बढ़ गया, तो उस अमाउंट का कोई फायदा नहीं रहा। एंड पेनल्टीज अगर कोई लेट पेमेंट हो रही है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप की बात करें तो ये मेंशन करेगा कि इफ एंड हाउ ओनरशिप जो है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है जब हमारा लीज पीरियड एंड होगा। तो लीज पीरियड आपका जैसे ही खत्म होता है तुरंत आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ओनरशिप भी हमारी ट्रांसफर हो रही है। रिपेयर्स एंड ऑल्ट्रेशंस, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, कौन सी पार्टी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगी रिपेयर्स के लिए, कौन यहाँ पर वो खर्चे को बेयर करेंगे। इंश्योरेंस और गवर्नमेंट ड्यूज, तो डिटेल्स की भाई कौन इंश्योरेंस पे करेगा, म्युनिसिपल ड्यूज पे करेगा, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। सब लीज या फिर रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज, जैसे मैंने बताया था ना कि लेजी ने यहाँ पर इसको रेंट पर लिया और किसी और को रेंट पर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर बताया जाएगा कि भाई सब लीजिंग अलाउड है या नहीं है और क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज हैं। जैसे हमारे जो ओनर्स होते हैं, फ्लैट ओनर्स, वो लोग क्या बोल देते हैं कि कोई भी आपको इसमें कील नहीं ठोकनी है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको डेकोरेशन नहीं करानी, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करानी, तो वो सब इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज अगर हमारी हैं तो वो भी बताई जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर सरेंडर या फिर टर्मिनेशन हमारे लीज एग्रीमेंट की कैसे होगी, तो ये कंडीशन बताता है कि अगर अर्ली टर्मिनेशन किया गया, कि अर्ली हमने इसको लीज को जो है क्या टर्मिनेट किया, क्लोज किया या सरेंडर किया, या फिर हमारा नोटिस पीरियड कितना रहना चाहिए, जैसे हम अपने ओनर को बताते हैं ना 1 महीने पहले बता देंगे फ्लैट छोड़ने से पहले, और कोई पेनल्टीज या फिर कंपनसेशन हमें पे करना रहेगा। डिफॉल्ट एंड आर्बिट्रेशन, अगर मान लो अब कोई कंपनी इसको ले रही है ना, कंपनी ही यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाए पेमेंट्स पर, तो आर्बिट्रेशन या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या प्रोसीजर हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है लीगल एस्पेक्ट्स क्या है लीजिंग की। अभी तक लीजिंग समझ में आया, एक रेंट की तरह होता है, 2 तरह की होती है, एक फाइनेंस होती है, एक ऑपरेटिंग होती है। फाइनेंस यूजफुल या इकोनॉमिक लाइफ तक के लिए चलती है, ऑपरेटिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है ना। यहाँ पर आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। लीज रेंटल्स हम पे करते हैं और लीज कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग बातें होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो लेजी है वो इसको एक खर्चे की तरह दिखाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन पर कुछ भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये लीज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, लेकिन इक्विपमेंट के कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर डेडिकेटेड इक्विपमेंट लीजिंग लॉज नहीं है, तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसके बारे में आप पीपीपी में पढ़ते हैं, उसके अंडर हम इसे बेलमेंट में ले जाएंगे।
तो जो लेजर हैं वो बेलर हो जाते हैं और जो लेजी हैं वो बेली हो जाते हैं, अनलेस कि यहाँ पर अदरवाइज स्टेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेली होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं उस जो भी इक्विपमेंट है। अब आ जाती है बात जीएसटी की। तो जीएसटी के लिए यहाँ पर सेक्शन 7 हमारा सीजीएसटी एक्ट का बात करता है। ये क्या बोलता है कि जो सप्लाई है इट इंक्लूड्स लीज रेंटल्स एंड ये टैक्सेबल होती है अंडर जीएसटी। तो कोई भी डिफरेंशिएशन हमारा फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच में किसमें नहीं है, जीएसटी में नहीं है। किसमें है, इंड AS 116 में है। ठीक है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो जीएसटी रेट्स जो हैं वो हमारे नील लगेंगे अगर जो जीएसटी है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट लिया है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, या फिर हमने कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन को लिया है या वैकेंट लैंड को लीज पर लिया है। लीज जो है वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर आती है और आपके जो रेट्स हैं आई थिंक 18% रेट्स चलते हैं, तो यहाँ पर वही आपके एप्लीकेबल रहेंगे। इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ लीज की बात करें तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के बीच में इनकम टैक्स एक्ट भी कोई डिफरेंस नहीं बना रहा। लेजर जो है वो डेप्रिसिएशन ले सकता है क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में ये एक एसेट है और एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और जो लीज रेंटल्स हैं वो इनकी एक इनकम का हिस्सा है, तो इनकम को हम टैक्स करते हैं। लेजी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, उनके लिए ये बैलेंस शीट का आइटम है नहीं, और लीज रेंटल्स जो है वो इसे एक एक्सपेंस की तरह दिखा देते हैं। अब अगर हमने सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन करे हैं तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट पर अलाउ किया जाएगा, ना कि सेल वैल्यू पर। अब एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये काफी इम्पोर्टेंट है, अकाउंटिंग कैसे करनी है लीज ट्रांजेक्शंस की लेजर की बुक में। लेजर कौन था, ओनर जो है, ओनर की बुक में हम यहाँ पर अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो फाइनेंस लीज है अगर आपकी तो इनिशियल रिकॉग्निशन देखेंगे, तो लेजर यहाँ पर एसेट को एक रिसीवेबल की तरह रिकॉर्ड करेंगे, ना कि एक एसेट की तरह। क्या होगा, जो हमारे लेजर हैं, जो ओनर हैं, वो एसेट को एक रिसीवेबल दिखा रहे हैं। ठीक है, और रिसीवेबल का मतलब क्या है कि नेट इन्वेस्टमेंट इतनी है और जो लीज रेंटल्स हैं वो क्या हो गए मेरे लिए, वो मेरे लिए यहाँ पर रिटर्न्स हो गए। इंटरेस्ट रेट्स कैसे दिखाओगे, तो इंटरेस्ट रेट आपके इम्प्लिसिट होते हैं लीज में, तो ताकि हम रिसीवेबल्स को कैलकुलेट करें। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हमारी नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर और डीलर हैं जो कि यहाँ पर लेजर हैं, जो यहाँ पर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की इन्होंने अपनी मशीन की और इसे लीज पर दे दिया, तो ऐसे में कॉस्ट को हम सेपरेटली ऐड नहीं करते हैं, तब हम यहाँ पर नेट रियलाइजेबल वैल्यू और ये सब चीजें नहीं करेंगे। इनकम रिकॉग्निशन, अगर फाइनेंस इनकम जो है वो हमारी कैसे दिखाई जाएगी, कांस्टेंट पीरियड रिटर्न। जैसे अब मैंने इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो मेरी इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पर लीज को भी हम क्या मान रहे हैं कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट में लीज रेंटल्स जो है वो मेरे लिए रिटर्न्स हैं, तो हम इसको इस तरह से लेकर चलेंगे। दो जो लेजर हैं वो एसेट ओन करते हैं, वो इसे अपनी बैलेंस शीट पर कैपिटलाइज नहीं करेंगे और ये एक रिसीवेबल कैलकुलेट होगा एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज रेंटल्स, कि भाई फ्यूचर में जो लीज हमें यहाँ पर लीज रेंटल्स मिलेंगे, जो रेंट हमें मिलने वाला है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो अकॉर्डिंगली हम रिसीवेबल्स में से कैलकुलेट करेंगे। रिसीवेबल क्या है, वो पैसा जो मुझे मिलने वाला है, जो यहाँ पर बेसिकली हमने रियलाइजेबल वो पढ़ा था ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अब एक एग्जांपल है, एबीसी लिमिटेड ने एक इक्विपमेंट परचेस किया है 100 लाख रुपीस का और XYZ लिमिटेड को 10 साल के लिए दे दिया। इनिशियल कॉस्ट इसकी 6 लाख रुपए थी, एनुअल लीज रेंटल्स जो है वो आपके 18 लाख रुपए हैं, यूजफुल लाइफ 10 साल की है, रेजिडुअल वैल्यू नील है, यहाँ पर कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। इनिशियल इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है वो हमने 10% पर एनम माने हैं और कोई इनिशियल पेमेंट नहीं हुई। तो सबसे पहले जो लीज रेंटल्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है,
लीज रेंटल्स, रेंटल्स क्या है, एक एन्युटी की तरह है, हमें रेगुलर फिक्स पेमेंट हो रही है, तो पीवीआईएफ टेबल यूज करेंगे। 10% का यहाँ पर रेट है और 10 साल का ड्यूरेशन है, और कितने रुपीज मिलने वाले हैं पूरे साल में, 18 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमारे बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स की टर्म में आएगी। आगे समझ में। अब आ जाओ ऑपरेटिंग लीज में। तो लेजर के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर ये एक एसेट नेचर मानी जाएगी, तो एसेट नेचर के हिसाब से हम इसे ऑपरेटिंग लीज में दिखाते हैं। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो थी वो हमारी कैरिंग अमाउंट बन जाएंगी, और हम इसको एक एक्सपेंस की तरह दिखाते हैं ओवर द लीज टर्म्स। तो ये जो इनिशियली डायरेक्ट कॉस्ट हमारी लगी है ये खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन में लेजर की जो स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन पॉलिसी है वो यूज करेंगे। लीज रेंटल्स एक इनकम की तरह माने जाएंगे स्ट्रेट लाइन बेसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको वही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज है आपकी बारी। तो ऐसी सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट देखेंगे कितनी है। तो सबसे पहले तो 100 लाख की मशीनरी थी, और जो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी, मान लो इंस्टॉलेशन में कॉस्ट लग गई, तो वो लग गई 6 लाख रुपए की, तो 106 लाख रुपए की मशीनरी पड़ी। अब एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करें तो 10 साल के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो 0 है। अब लीज रेंटल अगर बात करें तो 18 लाख रुपए हमें मिल रहे थे, तो ये एक लीज इनकम हो गई। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये किसके लिए था, दोनों चीजें, ये था कि लेजर के लिए कैसे दिखाना है। तो क्या समझे हम, लेजर की बुक में फाइनेंस लीज जो है एक इन्वेस्टमेंट की तरह मानी जाएगी, और यहाँ पर जो हमें लीज रेंटल्स मिलेंगे वो रिटर्न्स की तरह माने जाएंगे, जिसमें कि हम इसका एक परसेंटेज निकाल लेंगे और प्रेजेंट वैल्यू लेंगे फ्यूचर कैश फ्लो हमें जो लीज रेंटल के थ्रू होने वाले हैं। फिर आता है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज में एक लेजर, ऑपरेटिंग लीज में एसेट इसको लिया जा रहा है, ठीक है, और एसेट के साथ साथ आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एक डेप्रिसिएशन लग रहा है, और डेप्रिसिएशन के अलावा जो इनकम आपको हो रही है, लीज रेंटल्स जो आपको मिल रहे हैं, वो एक इनकम के फॉर्म में हम क्लेम कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इस पर टैक्स भी आपका लगेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कोई भी डिस्टिंक्शन आपका फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में लेजीज के लिए नहीं होता। तो इनिशियल रिकॉग्निशन की बात करें तो लेजी जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई उनको यहाँ पर एक एसेट मिला है यूज करने के लिए, और जो लीज लाइबिलिटी है ऑन द कमेंसमेंट डेट। अच्छा, अगर हम बात करें राइट ऑफ यूज एसेट की, तो ये हमारी एक कॉस्ट होगी, ना कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, रेदर हमें ये किस कॉस्ट पर पड़ रही है वो हम देखेंगे। तो इनिशियल लीज लाइबिलिटी क्या है, जो लीज पेमेंट्स हमने यहाँ पर कमेंसमेंट से पहले या फिर बाद में की हैं, माइनस जो लीज इंसेंटिव्स हमें मिल गए। अगर कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है जैसे कि सेटअप या इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि जब हम इस एसेट को वापस भेजेंगे, डिसमेंटल करेंगे या रिमूव करेंगे तो क्या कॉस्ट लगेगी, साइट को रीस्टोर करने में क्या कॉस्ट लगेगी, और जो एसेट है उसको अगर रीस्टोर करना रहता है, अगर हमारी लीज एग्रीमेंट में दे रखा है, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या लगेगी। अब आती है बात कि भाई लीज लायबिलिटी को कैसे मेजर करना है, ये वाला पार्ट समझ में आया। तो अब इक्विपमेंट मेरे पास आया, इक्विपमेंट आने के लिए मेरे पास में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट रहेगी, लीज पेमेंट्स तो मुझे करनी ही करनी है, माइट भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मैंने ये किया है, तो यहाँ पर एक एजेंट को भी मेरे को कुछ पैसा देना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास में जो अपना आइटम था, जो भी लीज हमने यहाँ पर इक्विपमेंट लिया था, उसको जब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न के टाइम पर हमें उसे किस तरीके से वापस भेजना है, जो साइट हमने प्रिपेयर की थी उसे कैसे रीस्टोर करना है, और यहाँ पर डिसमेंटलिंग अगर हमने की है तो माइट भी वापस इसको हमें रीस्टोर करना है, तो वो सारी चीजें हम कैसे करेंगे, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है। अब आती है बात कि भाई लीज लायबिलिटी हम कैसे मेजर करेंगे। तो जितनी भी अनपेड लीज पेमेंट्स हैं जो यहाँ पर हमारी लीज कमेंसमेंट के टाइम पर होनी थी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अच्छा, अब इसे हम फ्यूचर में हमारा बेसिकली वैल्यूज रहेंगी, तो प्रेजेंट में वैल्यू ऑफ कोर्स हमारे पास थोड़ा कम आएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो इम्प्लिसिट है लीज में, हम उसे लेकर चलेंगे।
लेजी की इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है वो हमारे पास नहीं रहेंगे। तो ऐसा होता है ना कि यहाँ पर बोला जाता है कि हर एक साल के बाद में ओनर जो है 10% अपने पैसे बढ़ा देंगे रेंट के, ऐसा होता है। तो सिमिलरली इंक्रीमेंटल हमारी बोरोइंग रेट्स होती हैं जो कि बढ़ाई जाएंगी, तो अपन को क्या करना है, फिर अगर हमारे पास इंटरेस्ट रेट नहीं है तो फिर हम यहाँ पर इस रेट के अकॉर्डिंग जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस रहेंगे लीज लाइबिलिटी पर, तो वो हम सेपरेटली दिखाते हैं फ्रॉम डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या खर्चे होने चाहिए थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे क्या होने चाहिए थे, ठीक है, उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम अलग दिखाएंगे। और डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा अलग होगा राइट ऑफ यूज एसेट में, कि मतलब हर साल हमारे पास में कुछ ना कुछ जो एसेट है, अब एसेट यहाँ पर ऑल्दो डेप्रिसिएशन में क्लेम नहीं कर रही, लेकिन जब मैंने 5 साल पहले मशीन ली, एकदम नई मशीन थी तो 100 यूनिट्स बना रही थी, अभी नेक्स्ट ईयर यहाँ पर 95, उसके अगले साल 90 यूनिट्स बना रही है। तो डेप्रिसिएशन दो मैं यहाँ पर एक एक्सपेंस की तरह नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए खर्चा तो जा ही रहा है, तो उसको हम अलग दिखाएंगे और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसे अलग दिखाएंगे। अच्छा, कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे जो लेजी हैं वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म लीज है या फिर जो लीज है वो लो वैल्यू एसेट्स की है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जो लीज पेमेंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर सिस्टमैटिक बेसिस पर दिखाते हैं, जो भी हमारा कंजम्पशन पैटर्न दिखाएगा। तो वहां पर हमें एज सच कोई जरूरत नहीं है कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को अलग लें और डेप्रिसिएशन को अलग लें। अब लीजिंग जो है वो एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह हमारा, कि क्या मुझे लीज लेना चाहिए या फिर मैं लोन ले लूं बैंक से और इंटरेस्ट पेमेंट करूं, क्या सही रहेगा, तो ये भी हमें ध्यान देना होता है। तो जब हम कंपेयर करते हैं हमारी लीज को वर्सेस बाइंग को, तो यहाँ पर हमें कुछ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर ध्यान देना होता है, जैसे कि हमारी जो एंटायर एसेट कॉस्ट है, ठीक है, वो हमने क्या किया, मान लो इंटरेस्ट रेट अगर हमारा फिक्स्ड है उस पर हमने बोरो किया, यहाँ पर 10 लाख का एसेट था, मैंने 10 लाख का लोन लेकर इस एसेट को खरीदा और हर साल मुझे इस पर 5% का इंटरेस्ट पे करना है। तो ये क्या हो गया कि भाई यहाँ पर एसेट कॉस्ट जो है वो क्या देखी हमने, कि वो बोरो हुई है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर। अब कुछ की वेरिएबल्स हमारे अलग अलग रहेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की जो टैक्स शील्ड है वो किसको मिलती है, जो ओनर है, लेजी को तो मिलती नहीं है। लीज रेंटल टैक्स शील्ड जो होती है ये हमें तब मिलती है जब हमने लीज पर लिया है, लेजी को मिलती है ना। और अगर स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो स्क्रैप वैल्यू का क्या होता है, ये हमारी चली जाती है जब यहाँ पर हम लीज पर कोई सामान लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लेजर की जो बुक है, लेजर की बुक में वो डेप्रिसिएशन का फायदा उठाते हैं, लेकिन जो लीज रेंटल्स हैं वो उनकी इनकम होती है और इनकम पर टैक्स लगता है, लेकिन लेजी के लिए वो इसको एक एक्सपेंस की दिखाते हैं, तो ऑपरेटिंग इनकम पर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं लगता। स्क्रैप वैल्यू केवल लेजर को मिलेगी जो ओनर है, तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू का कोई भी फायदा हमारे लेजी को नहीं होता। तो अपन बस यही सारी चीजें देखेंगे और फिर यहाँ पर हमें लीजिंग और बाइंग में कंपैरिजन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में याद होगा आपको हम क्या कर रहे थे कि फ्यूचर में जो हमें कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे और इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर ले रहे थे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम IRR चेक करते हैं, तो यहाँ हमें कैसे निकालना होता है IRR, एनपीवी को 0 लेकर। और फिर आता है इक्विवेलेंट लोन अमाउंट मेथड, जहां पर हम ये देखेंगे कि जब हम अगर यहाँ पर लोन लेते या फिर लीज पेमेंट्स करें तो क्या हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। तो सबसे पहले बाई वर्सेस लीज डिसीजन में एक एग्जांपल है, एक न्यूमेरिकल की तरह है ये, इसे ध्यान से देखना, एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो एबीसी लिमिटेड को यहाँ पर बाइंग और लीजिंग के बीच में चूज करना था, तो कॉस्ट जो है इक्विपमेंट की वो 20 लाख है और 5 साल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू लगता है और स्क्रैप वैल्यूज की 1 लाख है। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की अगर हम बात करें तो ये 10% आपकी जाती है और लीज रेंटल्स जो है वो आपके 8 लाख रुपए हैं।
टैक्स रेट की बात करें तो 25% का टैक्स रेट चल रहा है। अब इंड एस 116 की बात करें तो ये हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये लो वैल्यू एसेट अजम्पशन में आ गया। तो अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि इंड एस 116 नहीं लग रहा, लेकिन ये हमें तब अवेलेबल है जब हम एसेट को परचेज करेंगे। हमें इंड एस 116 ने क्या बोला था कि लेजी को डेप्रिसिएशन शील्ड केवल तभी मिलेगी जब वैल्यू जो है राइट ऑफ यूज एसेट में वैल्यू जो है एसेट की वो अच्छी खासी है। अगर लो वैल्यू एसेट है तो हम इसे कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पर कैश फ्लो इम्पैक्ट देखना है तो सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है वो कितनी है, एक तो 20 लाख रुपए का हम खरीदने का है। और अगर हम यहाँ पर लीज पेमेंट्स की बात करें तो लीज पेमेंट्स में क्या आप देख रहे थे कि आपके ये यहाँ पर 8 लाख था, ठीक है। टैक्स शील्ड हमें यहाँ पर 25% की मिल रही थी, दैट इज 1/4। अगर हम बात करें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड पर लग रही थी, तो ये आपकी यहाँ पर 5 साल के लिए था, 20 लाख का इक्विपमेंट था, लीज पेमेंट्स यहाँ पर आपकी अलग से होनी थी और डेप्रिसिएशन हमारा लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इंड एस 116 के अकॉर्डिंग हम जा रहे थे। तो लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू भी हमें देखने के लिए मिलेगी 1 लाख की। तो यहाँ पर अब आपको नेट कैश फ्लो देखना है कि कितना आपका नेट कैश फ्लो होगा। तो एक और बार समझाती हूँ। तो पहले ये क्या बोल रहे हैं आपसे, पहले तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट की देखें तो वो 20 लाख का इक्विपमेंट है और साथ में यहाँ पर 5 साल के लिए यूज होगा, जिसमें कि हमें कितना स्क्रैप वैल्यू मिल रहा था, यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए का स्क्रैप वैल्यू मिल रहा था। अगर हम यहाँ पर बोरो करेंगे तो 10% का इंटरेस्ट रेट भी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम लीज पर लेते हैं तो केवल 8 लाख रुपए पर ईयर हमारे जाएंगे और टैक्स जो है वो हमारा 25% का लगेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कैश फ्लो इक्विपमेंट हमारे पास क्या रहेंगे। तो अगर 20 लाख का इक्विपमेंट है और लीज पेमेंट हमारी 8 लाख रुपए की हो रही है हर साल के हिसाब से, तो टैक्स शील्ड हमें कितनी मिल रही है यहाँ पर, तो आप देखेंगे 25% है, 1/4 ऑफ 8 लाख हो गया ये। तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का हर साल टैक्स पेमेंट में बेसिकली टैक्स शील्ड मिल जा रही है। और डेप्रिसिएशन का जो आपका यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास क्या देखा था हमने, इसको अगर हम सिंपल सा ऐसे लेकर चलते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास में 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल के हिसाब से लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में जो डेप्रिसिएशन है वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो टैक्स शील्ड है उसका हमें 4 लाख इंटू 25% अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पर फायदा मिलता, तो 4 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया और 4 लाख में यहाँ पर 25% का हमारा क्या था, इंटरेस्ट रेट था। तो हमें 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट था वो हम गवा चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर लॉस ऑफ स्क्रैप वैल्यू की बात करें तो वो भी 1 लाख रुपए होगी। तो नेट कैश फ्लो पर ईयर हमारा कितना रहेगा, 8 लाख की लीज पेमेंट हमने करी, 2 लाख की यहाँ पर जो टैक्स शील्ड मिली है वो हमें मिल जाती है और 1 लाख रुपए का यहाँ पर हमारा स्क्रैप वैल्यू जो है या फिर हमें जो डेप्रिसिएशन पे करना है, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, वो हमें पे करना रहेगा, तो 7 लाख रुपए हो गया। अगर ईयर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपका 8 लाख का ये अमाउंट था, 2 लाख रुपए का हमारे पास टैक्स शील्ड था, इसके अलावा 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन और 1 लाख रुपए का स्क्रैप लॉस भी हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे लिए 8 लाख रुपए पड़ा। तो अगर हम एनपीवी के हिसाब से कैलकुलेट करते हुए चलेंगे तो हर साल का कैश फ्लो 7 लाख आया चौथे साल तक और 5वें साल में हमारा 8 लाख रुपए आया। एंड यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो हमारे कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स जो थी वो 10% थी, तो 10% के हिसाब से हमने इसको निकाल लिया। अगर एनपीवी नेगेटिव आया है तो बाइंग करना बेटर है। दूसरा है यहाँ पर अगर हमें आईआरआर निकालना है तो आईआरआर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनपीवी को 0 लेते हैं, है ना, और फिर हम इसको निकालेंगे। या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारे इस तरीके से तो रहता है फॉर्मूला कि कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 20 लाख थी, तो उसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर आए और फिर हमने अगर वैल्यूज को निकाला ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू, तो हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आ रहा है 20% और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है वो हमारी 10% आ रही है। तो हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि बाइंग जो है वो एक बेटर डिसीजन अगेन रहेगी।
इक्विवेलेंट लोन अमाउंट, तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम लीज पर लेते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली इतना अमाउंट पे करना पड़ रहा है हर साल, और 8 लाख हमारा जो जाएगा वो फाइनल ईयर में जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें 27.16 लाख रुपीस जाएंगे। इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 20 लाख रुपए। इक्विवेलेंट लोन अमाउंट हम कितना दे रहे हैं? 27.616। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट लोन अमाउंट जो है वो हमारे लिए ज्यादा है कॉस्ट ऑफ एसेट से, तो इसीलिए बाइंग जो है वो हमारा बेटर डिसीजन होगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन क्या है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो उनको इक्विपमेंट को बाई कर लेना चाहिए रेदर देन लीजिंग इट। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है लीज का। तो पहला ऑप्शन है कि एक पार्टी अग्री करेगी टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर प्रॉपर्टी पार्टी। दूसरा बोल रहे हैं लेजी को राइट ऑफ टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पता है कि ऐसा तो नहीं होता है कि लेजी को राइट टू परचेज मिल जाता है, इसमें भी फाइनेंस लीज में होगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तभी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी, रेगुलर पेमेंट्स होते हैं और यूज कर सकती है दूसरी पार्टी इस एसेट को। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है वेट लीज का। वेट लीज क्या था? जहां पर लेजर के पसीने छूट जाएं। ड्राई लीज क्या था? जहां लेजी की पॉकेट जो है वो सूख जाए। तो यहाँ पर लेजर अगर मेंटेनेंस रिपेयर इंश्योरेंस करवा कर देगा तो ही तो उसके पसीने छूट रहे हैं। तो यहाँ पर एसेट जो है ये बोल रहे हैं ऑपरेट हो रहा है लेजर के थ्रू, यहाँ बोल रहे हैं कि इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं लीज आपकी लॉन्ग पीरियड पर है, और यहाँ बोल रहे हैं लीज कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम। तो हमने क्या देखा था कि अगर हमारा वेट लीज है तो वेट लीज में जो भी हमारे मेंटेनेंस का काम होगा वो किसका होता है? वो हमारे ओनर का होता है। तो यहाँ पर ओनर जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? एसेट को अलोंग विद ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि क्रू मेंटेनेंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं एक लीज एग्रीमेंट जो है इसमें क्या क्या आएगा? लीज पीरियड, ट्रांसफरेबिलिटी की ओनरशिप की, लीज रेंटर्स और पेमेंट टर्म्स। तो ये तो मैंने आपको रेंट एग्रीमेंट का एग्जांपल देकर ही बताया था कि 11 महीने का रेंटल एग्रीमेंट हुआ। ट्रांसफरेबिलिटी यहाँ पर ओनरशिप की फाइनेंस लीज में हो सकती है, ऑपरेटिंग में नहीं हो सकती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा। और लीज रेंटल्स हमारे क्या रहेंगे और किस तरह से हम पेमेंट्स करेंगे, तो ये ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। In a lease transaction, which one of the following is required to be shown on the asset side of the balance sheet of the lessee? कौन सा यहाँ पर हमारी जो एसेट साइड है बैलेंस शीट की, ठीक है, लेजी की, वहां पर हम दिखाएंगे टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑल द लीज रेंटल्स। देखो ये तो एक्सपेंस में चला गया है ना, तो ये हमारा लीज लाइबिलिटी हो जाता है। टोटल परचेज कॉस्ट भी हमारा लीज लाइबिलिटी में आ जाए, ये तो हमारे लिए मतलब ही नहीं है, सॉरी। राइट ऑफ यूज एसेट जो है ये हमारी एसेट साइड में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेजी जो है राइट ऑफ यूज एसेट को अपना इंड AS 116 के थ्रू शो करते हैं कि उनका कंट्रोल है लीज एसेट पर। नेक्स्ट पूछे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज सेम इन द बुक ऑफ लेजी। तो हमने ये वाली चीज देखी थी कि यहाँ पर जो हमारा बेसिकली लेजी है उनके लिए कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है। दूसरा बोल रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंट है लेजर की बुक्स में। तो ये भी हमने देखा था कि अगर लेजर की बुक्स में फाइनेंस लीज है, कल की क्लास में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली आपको बताया था कि फाइनेंस लीज को हम इन्वेस्टमेंट की तरह शो करते हैं और ऑपरेटिंग लीज को हम यहाँ पर इनिशियली बेसिकली एक इनकम की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। देन यहाँ पर बोल रहे हैं लीज लेजी जो है may elect not to apply the accounting treatment of Ind AS 116 to which the underlying asset is of low value। तो ये भी हमने अभी देखा था कि अगर लो वैल्यू का एसेट है तो ऐसी सिचुएशन में ये इसको हो सकता है अपनी बुक्स में ना दिखाएं, Ind AS 116 अप्लाई ना हो, जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स भी इनको नहीं मिलेंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, इसीलिए डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारा आपको पसंद आ गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, कमेंट कर अगर कोई भी डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए 2-3 यहाँ पर वन शॉट्स लेकर आऊंगी, बहुत बड़े नहीं होंगे लेकिन 4 से 5 घंटे के इस तरह से रहेंगे, तो उनको आप अच्छे से कवर कर लेना। एंड यहाँ पर वो जो वन शॉट्स रहते हैं लॉन्ग वीडियोस रहेंगी तो उनको हाइप करना मत भूलना।
चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं पीडीएफ परचेज करना तो आप rpacademy.co.in या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।